नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आए हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, नायक को मिला एमएससीपी का 1,94,595 एरियर 9 मई को। रिटायरी थे दिसंबर 2006 के। जी हां दोस्तों, नायक बाबूलाल यादव जी जो कि रिटायरी 2006 दिसंबर के थे, उनको पता नहीं था कि उनको एमएससीपी लागू है। उन्होंने सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद, सैनिक पाठशाला के वीडियोस को देखने के बाद जो लेटर मैंने अपलोड किया था वीडियो में, उसको डाउनलोड किया उन्होंने, उसको भरा और रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा। रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका केस को संज्ञान में लेते हुए पार्ट ऑर्डर किया और पार्ट ऑर्डर करने के बाद उनका केस प्रोसेस किया गया पीसीडीए को, और उनका एमएससीपी एडजस्ट हो जाता है हवलदार रैंक का, और उनको कल यानी कि 9 मई को 1,94,595 रुपए का एरियर मिलता है दोस्तों। और आपको ये जो मैसेज उन्होंने भेजा है, सर नमस्कार, वंदे मातरम, सर आपको बार बार धन्यवाद। मैं नायक बाबूलाल आर यानी कि वो बाबूलाल यादव हैं, रिटायर्ड, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। मैं और मेरे चाइल्ड आपका सदा याद रखेंगे सर। कल 9 मई 2024 को एमएससीपी के रुपीज 1,94,595 मेरे अकाउंट में आया है सर। आपकी वजह से सैनिक पाठशाला से जुड़ने का फायदा हुआ सर। उनका मैसेज भी भेजा है। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, ये मैसेज उनको जो क्रेडिट हुआ है पैसा, उसका मैसेज है। 9 मई 2024 को उनको पैसा क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच के रिटायरीज के लिए। इस बीच के जो रिटायरीज हैं, इनिशियली उनको पहले नहीं मिलता था एमएससीपी, नहीं लागू था, लेकिन बाद में लागू किया गया है जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच के रिटायरीज के लिए। आप अगर केस प्रोसेस करते हैं, आपको अगर मना किया जाता है, चाहे रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा मना किया गया हो, चाहे पीएओआर द्वारा मना किया गया हो, चाहे पीसीडीए द्वारा मना किया गया हो सकता है आपको यह भी बताया जाएगा कि जो एमएससीपी है वो सिर्फ सितंबर 2008 से लागू है, उससे पहले लागू नहीं है। तो आप सैनिक पाठशाला से संपर्क कीजिए, आपको एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। जी हां, और बहुत सारे पेंशनर्स इस बीच के रिटायरी जो हैं, वो आज के डेट में भी छूटे हुए हैं, तो उनको जागने की जरूरत है। आपको भी वीडियो को शेयर करने की जरूरत है ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 100% पेंशन और 60% पेंशन के बीच का पैसा पे करने के लिए पेंशनर से मांगा जा रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। कहां से लाएं पेंशनर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका फैमिली पेंशन शुरू होना था एनहांस रेट में, लेकिन नॉर्मल रेट में शुरू हो गया। चलिए एक लेटर दिखा के समझाता हूं दोस्तों। जब फैमिली पेंशनर ने ये ग्रीवेंस डाला कि हमें जो है एनहांस रेट का फैमिली पेंशन नहीं दिया गया, एनहांस रेट और नॉर्मल रेट के बीच का जो एरियर है उसका भुगतान किया जाए, तो पीसीडीए ने ये सही लेटर तो निकाला, लेकिन इस लेटर को दिया गया है पेंशनर को कॉपी किया गया। अब पेंशनर जो है क्या करेंगे इस लेटर का? इस लेटर में क्या कहा गया है, देखिए, with reference to your grievance it is intimated that your difference of areas between ordinary family pension and enhanced rate of ordinary family pension has been done by your previous PDA oblique bank. It is advised to obtain non payment certificate from previous PDA bank with complete due drawn areas. यानी कि पेंशनर को यह बोला जा रहा है कि आपको जो विसंगति हुई है, जो एनहांस रेट और नॉर्मल रेट का जो डिफरेंस है, उसका एरियर जो है बैंक द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था, तो इस वजह से आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ला करके बैंक से हमें दीजिए। तो इस लेटर को हालांकि बैंक को कॉपी टू किया गया है, लेकिन इसको एड्रेस किया गया पेंशनर को। तो पेंशनर अब कहां से ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे? कहीं ना कहीं इंटरनली एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए पीसीडीए और बैंक्स के बीच में, जब तक सारे इश्यूज सेटल नहीं होते, कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक द्वारा सीधे पीसीडीए को भेजा जाए। पीसीडीए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के लिए सीपीपीसी या बैंक को अप्रोच करे और बैंक द्वारा वो सर्टिफिकेट सीधे भेजा जाए, पेंशनर को उसमें ना घसीटा जाए। पेंशनर को इंफॉर्मेशन के लिए उस लेटर का कॉपी दिया जाए या नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का जो है कॉपी भेजा जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, उस लेटर को पेंशनर को भेजने का कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि बैंक द्वारा या सीपीपीसी द्वारा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीधे स्पर्श को भेजा जाए। जल्दी से जल्दी ये कार्रवाइयां होनी चाहिए ताकि पेंशनर का जो पैसा अटका पड़ा है वो उनको मिल सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, ओआरओपी 3 से पहले उठा लो यह मुद्दा। प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए जरूरी है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी हां,
50% विसंगतियां सॉल्व हो जाएंगी अगर ये मुद्दे माने जाएं तो। जी हां दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा देखिए, अपने लेटर के ऊपर जल्द फैसला ले और लागू करे ओएमजेसी के रिकमेंडेशन को। दोस्तों, भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा लेटर जारी किया गया था जुलाई 2023 में, जिस लेटर में बहुत सारे विषयों के ऊपर भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया था पेंशनर्स को। तो उस जवाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा था एमएससीपी का, और ये मुद्दे जुड़े हुए थे दो सवालों से। एक तो सवाल था कि प्री 2006 के पेंशनर को भी एमएससीपी दिया जाए, दूसरा सवाल था ओएमजेसी के रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं भारत सरकार का, ये वही लेटर है जिसमें बहुत सारे मुद्दे जो डिफेंस पेंशनर द्वारा उठाए गए थे, जो एक्स सर्विसमैन द्वारा उठाए गए थे, इन मुद्दों के ऊपर सरकार ने बकायदा लिखित में जवाब दिया था। अब इन मुद्दों के बीच में से दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आप देख पा रहे हैं, जिनमें एमएससीपी प्री 2006 के पेंशनर्स को देने का मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा था ओएमजेसी के जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करने का मुद्दा। तो ओएमजेसी को रिकमेंडेशन को लागू करने के मुद्दे पर सरकार ने यह बोला था कि ओएमजेसी का जो रिकमेंडेशन है उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं अपने मिनिस्ट्री में, यानी कि उसको हम लागू कर सकते हैं, नहीं लागू कर सकते, उसके ऊपर हम एग्जामिन कर रहे हैं। और यह स्थिति थी दोस्तों जुलाई 2023 की। तो अभी लगभग 1 साल होने को है, अब ओआरओपी 3 आने वाला है। तो ऐसे में इस समय में ओआरओपी 3 के लागू होने से पहले पहले इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाना जरूरी है। और सरकार द्वारा भी अपने इस लेटर के बेस पर, जिस लेटर में सरकार ने यह बोला था कि हम ओएमजेसी वाले रिकमेंडेशन को एग्जामिन कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द फैसला लेते हुए 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएससीपी का फायदा ओआरओपी 3 में दिया जाए। यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर यह मुद्दा उठ जाए, यह मुद्दा लागू हो जाए और इसको सरकार मान ले, तो ओआरओपी की 50% विसंगतियां खत्म हो जाएंगी। हालांकि विसंगतियां बहुत हैं, पीएमआर को ओआरओपी के दायरे में लाना है, रिजर्विस्ट पेंशनर को ओआरओपी के दायरे में लाना है, एक्स ग्रुप की जो विसंगति है उसको सही करना है, पिछले ओआरओपी में जेसीओस को फायदा नहीं मिला उस मैटर को भी चेक करना है। लेकिन जो प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएससीपी देने का मुद्दा है वो सबसे अहम है, इसलिए ओआरओपी 3 लागू होने से पहले इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया जाना जरूरी है। सभी पूर्व सैनिक संस्थाओं से भी मेरी अपील है कि ओआरओपी 3 लागू हो जाएगा, उसके बाद विसंगति दिखा के कोई फायदा नहीं, उसके बाद सरकार कुछ नहीं करने वाली। आपने देख लिया ओआरओपी 1 की विसंगतियां ऐसे ही है, ओआरओपी 2 की विसंगतियां ऐसे ही है। तो ओआरओपी 3 में अगर विसंगति ना रहे, ऐसा हम चाहते हैं, तो जरूर से अभी से, समय ज्यादा नहीं बचा है, इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा दोस्तों, ओआरओपी 3 से पहले इसे संज्ञान में लेते हुए की जाए कार्रवाई। जी हां, जो सरकार ने जवाब दिया या जो ओएमजेसी के रिपोर्ट में सामने आया था, ये जो सामने आप ओएमजेसी का रिपोर्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आरटीआई के हवाले से सामने आया था ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में ओएमजेसी ने बकायदा रिकमेंड किया हुआ है कि जो एमएससीपी है, ये एमएससीपी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट का डेट, यानी कि कब का रिटायरी है उसको ना देखते हुए सभी रिटायरीज को एमएससीपी का फायदा दिया जाए, चाहे उनका जो है सर्विस कंडीशन, जिन जिन कंडीशन की जरूरत है एमएससीपी ग्रांट करने के लिए, जैसे कि 8 साल, 16 साल, 24 साल, या एक ही रैंक में 8 साल, या पनिशमेंट का ना होना, वो सारी बातों को कंसीडर करते हुए उन पेंशनर्स को एमएससीपी ग्रांट किया जाए जो इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, चाहे पुराने ही रिटायरी क्यों ना हो। बेशक उनको पुराना एरियर ना दिया जाए, लेकिन जब ओआरओपी लागू किया जाए तो उसके आगे ओआरओपी में एमएससीपी के हिसाब से पुराने पेंशनर्स को भी फायदा दिया जाए। ये ओएमजेसी के रिपोर्ट में बकायदा शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए एमएससीपी पुराने पेंशनर्स को भी दिया जाना बहुत ही जरूरी मुद्दा है दोस्तों। अगर एमएससीपी पुराने पेंशनर्स को दिया जाता है तो दोस्तों एक एक पेंशनर के पेंशन में कितने रुपए तक का फायदा ओआरओपी 3 में हो सकता है, उसका मैं एक आपको अंदाजा देता हूं। एक ऐसा पेंशनर जिनको एमएससीपी लागू नहीं है, उनका ओआरओपी 3 में जितना फायदा होगा उससे ज्यादा अगर उनको एमएससीपी लागू हो तो कितना तक फायदा हो सकता है। देखिए, एक सिपाही अगर हो ओआरओपी 3 में तो उनको 2000 से लेके 4000 रुपए तक का एक्स्ट्रा फायदा एमएससीपी की वजह से सिपाही रैंक को हो सकता है ओआरओपी 3 में दोस्तों। और नायक को 1000 से 3000 रुपए तक का भी एमएससीपी की वजह से फायदा हो सकता है, अगर एमएससीपी पुराने पेंशनर्स को भी लागू किया जाए। इस मुद्दे को अभी उठाना जरूरी है,
क्योंकि OROP3 एक बार लागू हो गया फिर वो मुद्दा कहीं काम में नहीं आने वाला है। और अगर मैं हवलदार की बात करूं तो 3000 से 5000 रुपए तक का भी फायदा OROP3 में एक MSCP मिले हुए हवलदार को हो सकता है। तो कहीं ना कहीं MSCP का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको सभी संस्थाओं द्वारा अभी से उठाया जाना जरूरी है, ताकि OROP3 में ये वाली विसंगति ना रहे कि प्री 2006 के पेंशनर्स को MSCP के बगैर ही OROP3 दिया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।